बस तो थोड़ा सा और बचा है, वही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो वो करके कर लेंगे ना। हाँ, तो एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले तो जैसे क्या होता है कि मान लो एक कंटेनर है जिसमें कोई एक गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम लिखते हैं कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब हो जाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं एक ही गैस का है, तो स्मॉल एम हो जाता है चैप्टर का नाम, ये है ना चैप्टर नंबर। इसके बाद बस 11th में दो ही चैप्टर और बचते हैं, एक ऑसिलेशन और एक वेव। तो 13 12 होगा या 13 है ना। हाँ, तो m होता है मास ऑफ, गुड मॉर्निंग, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल एक ही वेलोसिटी से चल रहे हों। हो सकता है कि कोई एक मॉलिक्यूल किसी v1 से चल रहा हो, दूसरा मॉलिक्यूल v2 से चल रहा हो, तीसरा v3 से चले, चौथा v4 से, और ऐसे करते करते लास्ट मॉलिक्यूल मान लीजिए vn से चल रहा है ना। ये वेलोसिटीज हैं, तो इन पे हम वेक्टर का साइन लगा देते हैं। तो कई अलग अलग तरह की वेलोसिटीज होती हैं। जैसे सबसे पहले होती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, सबको ऐड करके उनका एवरेज कर दो। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, हालांकि वेलोसिटी एक वेक्टर है ना, तो एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो ये होना चाहिए, होल डिवाइड बाय एन। ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, ये हमेशा जीरो होती है। तो कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो इट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद एक है यही जो है इसके लिए
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना, डायरेक्शन नहीं लेंगे। तो एवरेज स्पीड ये होगी v1, यहां से देखिए मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, प्लस वी एन होल डिवाइड बाय एन, यानी इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ ऑल द स्पीड बाय एन। इसकी जो वैल्यू आती है ना, वो आती है √8 आर टी अपॉन पाई एम नॉट, एवरेज स्पीड। ठीक है, यहां पर आर के बारे में आप जानते हैं, आर को हम कहते हैं गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.3 जूल पर मोल केल्विन होती है। फिर ये टी जो है ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब कि केल्विन में। फिर उसके बाद पाई तो ठीक है, एम नॉट जो है ना यहां पर, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये वैसे क्या होता है कि ग्राम में दिया होता है ना, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, है ना, लेकिन इसको जब इस फॉर्मूले में रखना चाहिए तो इसको केजी में रखना चाहिए, मतलब कि 1000 से डिवाइड करके। इसी एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और है, √8 केबी टी अपॉन पाई स्मॉल एम। यहां पर ये जो केबी है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये केबी हमें तब मिलता है जब हम गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से। और इसकी जो मतलब वैल्यू होती है ना, वो होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। और जैसे आर की यूनिट होती है जूल पर मोल केल्विन, इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। एम नॉट तो मॉलिक्यूलर वेट का की वैल्यू है, जो स्मॉल एम है ना, ये स्मॉल एम है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला अपने को याद करना है एवरेज स्पीड का इन टर्म्स ऑफ गैस कांस्टेंट, और एक ये वाला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बस 1 मिनट, इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं। तो जब ये वाला हो जाए तो बताइएगा। हो गया? क्या कह रहे हैं?
यार के में थोड़ा सा ये है कि के से कई और चीजें हो जाती ना, मतलब सिंपल कांस्टेंट भी हो जाता है, तो के बी लिखने से कंफर्म हो जाता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्वेश्चन में के दिया मतलब, हाँ तो वो तो किसी से भी शो कर दें, पता नहीं चल रहा था ना, तभी तो के भी लिखा है कि पता चल जाए। चलो अब देखें अगला, ये देखो, ये देखो फिर से वही। अच्छा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं आरएमएस वेलोसिटी। जो आरएमएस वेलोसिटी होती है ना, इसका फुल फॉर्म होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मतलब सबसे पहले वेलोसिटी का स्क्वायर किया गया, फिर जो स्क्वायर है उसका मीन निकाला गया, फिर जो मीन है उसका रूट लिया गया। ठीक है, ये उल्टा चलता है। तो जैसे वेलोसिटीज तो देखिए आप, v1 है, v2 है, v3 है, v4 v5 ऐसे करते थे, vn है, सबका स्क्वायर कर देते हैं। तो v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते vn का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद मीन निकाला, मीन मतलब एवरेज। एवरेज का मतलब हुआ कि सबको जोड़कर जितने टर्म्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो फिर हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया, और फिर कितने टर्म थे, कुल n, तो n से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये जितने स्क्वायर हैं उनका मीन निकल गया, उनका एवरेज निकल गया। जब स्क्वायर का मीन निकल जाए तो फिर उसका रूट निकाले। तो रूट मतलब ये जो है ना, इसका नाम होता है VRMS। हाँ, क्योंकि कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, तो किसी की प्लस किसी की माइनस, इसलिए एवरेज वेलोसिटी 0 है। देखो, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लो तो वो एवरेज स्पीड 0 नहीं है। ज्यादातर लोग एवरेज वेलोसिटी को ही √8RT लिख देते है ना, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा ना तो वो 0 सही हो जाएगा, स्पीड के लिए है ये। हाँ, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर इज, एक आंसर ये दे देंगे √3RT/m0, एक दे देंगे √8RT/πm0, एक दे देंगे √2RT/m0, एक दे देंगे 0। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, √8RT को टिक कराते, पर वो स्पीड है, वेलोसिटी हमेशा 0 होती। ठीक है, हाँ ये समझ में आया। यानी आप देखिए यहां क्या किया, स्क्वायर रूट लिया। किसका स्क्वायर रूट लिया, जितनी भी वेलोसिटीज के स्क्वायर हैं उनका जो सम है उसको डिवाइड करके जो आंसर आया उसका लिया। मतलब कि समेशन किया। किसका समेशन किया, v का नहीं, v स्क्वायर का समेशन किया। तो v स्क्वायर का समेशन, उसको डिवाइड किया किससे, n से, और फिर उसका रूट लिया। तो ये जो चीज आई ये VRMS कहलाई। अब आप देखिए उस तरफ स्क्वायर रूट है, अगर आप दोनों का स्क्वायर कर दें तो समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n, ये वैल्यू VRMS का स्क्वायर हो जाएगी। अब ये जो n है अगर आप इसको यहां ले जाएं तो समेशन ऑफ v स्क्वायर होना चाहिए n टाइम्स VRMS का स्क्वायर। तो कई बार ये पूछते हैं कि अगर मॉलिक्यूल की जितनी भी वेलोसिटीज हैं उन सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आएगा।
तो वो आंसर आएगा जो VRMS है उसका स्क्वायर इंटू n। और इसी की एक वैल्यू डिफाइन करते हैं वो VRMS की, आपने सुना होगा ये वाला फॉर्मूला, तो अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m0। एक तो ये हो गया अगर अपने को मॉलिक्यूलर वेट दिया हो, और एक हो गया ये अगर एक मॉलिक्यूल का मास दिया हो। ठीक है, असल में क्या है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एक वो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसे बनाते हैं, है ना। तो असल में मैक्सवेल ने, जैसे कि अब ये अपना इसको 1 2 3, हाँ, यहां पर ये असल में ना जैसे मैक्सवेल ने क्या किया था, उसने ग्राफ बनाने की कोशिश करी थी जिसमें उसने ये बताया कि अब जैसे बहुत सारे करोड़ों मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें से कुछ हजार ऐसे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड हो सकता है 2000 ऐसे हो जिनकी वेलोसिटी 400 हो सकता है 5000 ऐसे मॉलिक्यूल हो जिनकी वेलोसिटी 500 हो, मतलब अलग अलग हो सकते हैं। तो उसने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया जिसमें उसने वाई एक्सिस पर लिखा वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पर लिखा एन, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो उसने देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल थे जिनकी वेलोसिटी कम थी, कुछ ऐसे थे जिनकी ज्यादा थी। तो ऐसा एक ग्राफ आया था, शायद आपने ये ग्राफ देखा भी होगा इस तरह का, है ना। केमिस्ट्री में ये अपन पढ़ते हैं। मतलब कि अगर जैसे मान लो यहां पे देखा जाए 3000 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी कुछ वेलोसिटी है ना। या यहाँ पे वी होता है, यहाँ पे एन होता है, कुछ बताओ। ऐसे ही होता है। मतलब पढ़ा है आप लोगों ने या नहीं पढ़ा, सही बता दी है। एन यहाँ होता है और वी यहाँ पे होता है, ये होता है। तो ये ग्राफ ऐसे बताता है, ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर कितनी वेलोसिटी है। तो जैसे देखिए ये ग्राफ बना, अब इस ग्राफ को पहले थोड़ा सा समझ लें। कुछ हमें इस ग्राफ में ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे मान लीजिए कई सारी वेलोसिटी कई सारी वेलोसिटीज है ना। कुछ ऐसी होगी 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे है ना। बहुत सारी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में 300, 350, 400, 450। तो ये देखने की कोशिश करी कितने मॉलिक्यूल पर ये वेलोसिटीज है। जैसे 50 मीटर पर सेकंड कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, 100 मीटर पर सेकंड एक मिनट एक मिनट, उससे थोड़े ज्यादा हैं। 150 वाले
और ज्यादा हैं, है ना, 200 वाले और ज्यादा हैं, और एक ऐसी वेलोसिटी है 250 जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिन पर ये वेलोसिटी है। तो उसने कहा कि आप देखिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 250 है, फिर 300 वाले फिर कम हो गए, है ना। तो अगर मान लीजिए आप गैस में मान ली मॉलिक्यूल से पूछ सकते तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, तो ऐसे आप घूमते पूरी गैस में, तो किसी एक से पूछते कि तुम्हारी कितनी वेलोसिटी है, वो कहता हो सकता है 50, किसी और से पूछते, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते जो कहते कि मेरी वेलोसिटी 250 है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग हैं। तो पूरे गैस में आप ऐसे जब घूमते ना, तो सबसे ज्यादा चांसेस आपको ऐसे लोगों के मिलने की होती जिनकी वेलोसिटी 250 है। तो इसीलिए उसने इस वेलोसिटी को कह दिया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है mp, वो होता है अंडर रूट 2RT अपॉन एम नॉट, या फिर जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2KBT अपॉन स्मॉल एम। एक मिनट है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कर लिया इसको कॉपी। ठीक है, अब 3 वेलोसिटीज है ना, इनमें से अगर आप चाहें तो आप ये याद रख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है, एवरेज उससे ज्यादा होती है, और आरएमएस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये टर्म याद रखो, MAR। ठीक है, आरएमएस सबसे ज्यादा। तो क्लियर हुआ, इतना समझ गए, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है प्रेशर ऑफ अ गैस filled in a container। प्रेशर ऑफ अ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर। देखो क्या होता है कि जैसे एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, एक की वेलोसिटी है v1, फिर किसी की v2, फिर v3,
फिर ऐसे V4, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। देयर आर टोटल n नंबर ऑफ molecules and m is the mass of one molecule। और अब एक चीज और, जिस कंटेनर में ये बंद है उस कंटेनर की जो वॉल्यूम है ना वो है कैपिटल V। कैपिटल V इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। सारे ही मॉलिक्यूल चल रहे, जैसे यहां भी सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, है ना। कंटेनर की वॉल्यूम। अब ये जो सब मॉलिक्यूल हैं, ये क्या हो रहा होगा, दीवार से ऐसे टकरा रहे होंगे, टकरा के वापस भी लौट रहे होंगे, तो इनका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। अगर किसी चीज का मोमेंटम चेंज हो तो उस पर फोर्स लगने लगती है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पर फोर्स लग रही होगी दीवार की वजह से, बदले में ये मॉलिक्यूल दीवार पर फोर्स लगा रहे होंगे। तो अगर उस फोर्स को दीवार के एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वो कहलाता है प्रेशर। तो वो पूछते हैं व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस फिल्ड इन द कंटेनर। इसके लिए हमको जरूरत किन किन चीजों की होती है, एक तो पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल का मास कम है कि ज्यादा। ज्यादा मास होगा तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा। दूसरा ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कितनी है। अगर कम वेलोसिटी हुई तो जब वो टकराएंगे तो चेंज कम होगा और कम मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है। तो और एक चीज आपने सुनी होगी कि प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। टेम्परेचर का देखते हैं अगर आ जाएगा रोल तो। पर वैसे प्रेशर तो वही है, फोर्स अपॉन एरिया। तो उसमें वैसे तो टेम्परेचर का कोई ऐसा रोल होना नहीं चाहिए, है ना। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना वो देखिए क्या होता है। वो होता है 1/3। पहली चीज तो इट इज नॉट हाफ, इट इज 1/3। फिर होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास इनटू ब्रैकेट में वेलोसिटीज है ना, v1 v2 v3 v4 ऐसे, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते होल डिवाइड बाय जो भी कंटेनर की वॉल्यूम है। ये है प्रेशर का सबसे पहला फॉर्मूला जो डेरिवेशन से आता है। 1/3 m मतलब एक मॉलिक्यूल का मास, फिर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर, ऐसे आप vn स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल V यानी वॉल्यूम। तो आप खुद देख सकते हैं अगर मॉलिक्यूल का मास ज्यादा हुआ तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटीज ज्यादा हुई तो भी प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा हुई कंटेनर की तो प्रेशर कम होगा। तो इस पर ऐसे ही सवाल पूछते हैं, कहते हैं मान लीजिए गैस के जितने मॉलिक्यूल हैं उनका मास आधा हो जाए,
तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? प्रेशर आधा हो गया यार इस फॉर्मूले में, देखो ना। मान लो कहा जाए कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका मास आधा हो जाए लेकिन वेलोसिटीज डबल हो जाएं, तो वेलोसिटी पे तो स्क्वायर लगा है ना, तो 2v होगा तो वो 4 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, तो डबल हो जाएगा। समझ पा रहे हो किस तरह के? अब देखो इसको अगर हम और लिखने की कोशिश करें तो ये होगा 1/3 m, मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। इस चीज को लिख देते हैं समेशन ऑफ जितनी भी वेलोसिटीज हैं उसका स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। ये समझ में आया? देखिए इस फॉर्मूले से ये कैसे बना, समझ में आया? ठीक है ना। तो इसके ऊपर कई सवाल पूछते हैं वो, कि मास आधा कर दें, वेलोसिटी डबल कर दें तो क्या होगा, वॉल्यूम डबल कर दें तो क्या होगा। कोई डाउट? ठीक। अब अगर आप आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो आरएमएस वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक जगह लिखा था कि जो सिग्मा वी स्क्वायर है वो n टाइम्स वी आरएमएस के स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये जो प्रेशर है ये है 1/3 m सिग्मा वी स्क्वायर अपॉन कैपिटल वी। ये जो सिग्मा वी स्क्वायर है इसको हमने n टाइम्स वी आरएमएस का स्क्वायर लिख दिया, तो यहां रख दें तो प्रेशर बन गया 1/3 m n टाइम्स वी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। समझ में आई कैसे फॉर्मूला आया? यहां स्मॉल m का क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल का मास। n का क्या मतलब है, कुल कितने मॉलिक्यूल हैं। अब मान लीजिए अगर इस कमरे में कुल 1000 मॉलिक्यूल होते, कुल वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 1000 होते, और हर मॉलिक्यूल का मास 1 ग्राम होता, तो टोटल कितना मास हो जाता, 1 kg, है ना। ये 1 kg कोई मॉलिक्यूलर वेट थोड़ी है, ये तो वो है कि इस कमरे में जितनी भी गैस प्रेजेंट है उसका कुल मास कितना है। तो ये जो स्मॉल m इंटू n होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल M। ध्यान देना, इसको हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं कहते, मैंने मॉलिक्यूलर वेट के लिए m0 का यूज किया था, है ना। ये है m। m का सिंपल सा मतलब है मास ऑफ द गैस filled in a container। ठीक है, तो P को हम लिख सकते हैं 1/3 स्मॉल m, और n की जगह हमने लिख दिया कैपिटल M। जो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, जो है कि गैस में जो कंटेनर था उसमें कितनी गैस प्रेजेंट है, कोई कहे आधा किलो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो कैपिटल M इज 0.5 kg। m0 तो 2 ग्राम होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर, तो m0 अलग है, m अलग है, ठीक है। इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर, और नीचे क्या था, कैपिटल वी, है ना। बस इसी तरह से क्या होता है, एक के बाद एक फॉर्मूला बनता जाता है, एक ही फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला। जैसे अब आप ये देखिए m अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी, तो प्रेशर आ गया
1/3 और मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो गया। ये देखिए, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो जो असल में डेरिवेशन जो किया गया था वो प्रेशर का किया गया था, बाकी सारी चीजें वहीं से आई। जैसे ये लास्ट में हमें फॉर्मूला मिला 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, इसमें कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब यहां के बाद जैसे हमें प्रेशर मिल चुका है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर, अगर आप इस 3 को उधर ले जाएं, रो को नीचे ले जाएं, तो आपको देखिए वी आर एम एस मिलेगा। देखो 3p अपॉन रो जो है उस पे अंडर रूट। तो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आया था सबसे पहले, अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन रो। p मतलब प्रेशर, रो मतलब डेंसिटी। इतना समझे? अब यहां के बाद आया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते ही हैं, ये होता है, ये होता है। अब ये n क्या चीज है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यानी कि अब हम चाहे तो p v इज इक्वल टू n को लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एम नॉट को इधर ले जाते हैं, तो कैपिटल एम आर टी और वी नीचे। तो ये जो मास अपॉन वॉल्यूम है इसको डेंसिटी लिख देते हैं, तो पी एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी। अब ये जो रो है इसको इधर ले जाओ, तो P अपॉन रो, एम नॉट को यहां ले जाओ, आर टी अपॉन एम नॉट। तो वो देखो लिखा है ना P अपॉन रो, उसकी जगह लिख दिया आर टी अपॉन एम नॉट। तो आरएमएस वेलोसिटी का ही फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ 3 आया समझ में? कहां से आ रहे हैं ये फॉर्मूले? वो एक ही फॉर्मूले से आ रहे हैं, प्रेशर वाले से, वहीं से ही सारी चीजें आती जा रही हैं। अब और थोड़ा सा सोचो, एम नॉट का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को लोगों ने कैसे डिफाइन किया? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट? एक मोल का वेट है ना, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एन ए, एवोगैड्रो नंबर। अगर एक मॉलिक्यूल का मास है m और एक मोल में कुल एन ए मॉलिक्यूल है, तो कुल वेट कितना होगा? m जो एक का है इनटू जितने मॉलिक्यूल हैं, तो इसी को तो मॉलिक्यूलर वेट कहते होंगे। स्मॉल m यानी एक मॉलिक्यूल का वेट या मास इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से आप इस m नॉट को ये लिख सकते हैं स्मॉल m इंटू एन ए। इसका मतलब जो आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला था अंडर रूट 3 आर टी बाई एम नॉट, उस एम नॉट को m इंटू एन ए लिख दिया। और देखो ये जो r बाय एन ए है, जब हमने गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया तो एक चीज आ गई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको अभी अभी हमने लिखा था केबी। तो यानी यही फॉर्मूला आरएमएस वेलोसिटी का बन गया अंडर रूट 3
इसमें कोई डाउट? समझ में आया आखिर ये फॉर्मूले आए कहां से? तो आरएमएस वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने हैं। एक तो √3p/ρ, एक है √3RT/m0 और एक है √3kBT/m। ठीक है, कर लिया कॉपी? तो यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद एक और टॉपिक है। जैसे लोगों ने कहा कि यार गैस में तो मॉलिक्यूल चल ही रहे हैं, कोई रुके तो है नहीं, है ना? तो इसलिए अगर हम चाहें तो हर मॉलिक्यूल, और मास m है मॉलिक्यूल का, तो हाफ mv² करके एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक नया टॉपिक आया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। अब देखिए इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, काइनेटिक थ्योरी में इतना ही सब है ना? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं कि इतना भी। क्या? हाँ यार, देखो इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैपिटल N, समझ गए ना? n मतलब अलग है, Na मतलब अलग है, m मतलब अलग है, m0 मतलब अलग है, और स्मॉल m मतलब अलग है। ठीक है, तो अब जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास तो स्मॉल m है, पर इसकी वेलोसिटी v1 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए हाफ mv1²। दूसरा मॉलिक्यूल है, मास उसका भी सेम है क्योंकि एक ही गैस है, वेलोसिटी उसकी v2 है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई हाफ mv2²। तीसरा, चौथा और nth की कितनी होगी? हाफ mvn²। ये सब मिला के टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को आप जैसे इसमें हाफ कॉमन आ जाएगा, स्मॉल m कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा v1² प्लस v2²। सही, तो इसको आप ये लिख सकते हैं, है ना? अब ये जो सिग्मा v² है, हम लोगों ने लिखा था इसको क्या कहते हैं? n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बन गई हाफ m और n इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। अब आप देखिए, m का मतलब है एक मॉलिक्यूल का मास, n का मतलब है कि कुल कितने मॉलिक्यूल हैं। हाँ, तो ये स्मॉल m इंटू n को आप लिख सकते हैं हाफ m वी आर एम एस का स्क्वायर।
तो जो सारे गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम यानी गैस का मास इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक, यहां तक समझ में आया? वी आर एम एस का स्क्वायर, तो वी आर एम एस के यार 3 फॉर्मूले थे शायद, देखो वी आर एम एस के कहा गया, हाँ एक तो ये था 3p/ρ। चलो इसी से शुरू करते हैं, ये ठीक है, आगे करते हैं। के है हाफ एम और वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वी आर एम एस का जो फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3p/ρ। तो जब यहां वी आर एम एस का स्क्वायर लिखोगे तो वो आएगा हाफ एम और इसका स्क्वायर यानी 3p/ρ। और रो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये के बन गया हाफ, फिर एम, फिर 3, फिर पी, और रो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऊपर, तो एम से एम कट गया, तो के कितना आ गया 3/2 पी वी। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना गैस की, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में होती है। 3/2 पीवी, पी फॉर द प्रेशर, वी फॉर द वॉल्यूम। देख लीजिए ध्यान से, कोई होड, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, अभी करते हैं। यानी प्रेशर पे अकेले डिपेंड नहीं कर रही, वॉल्यूम पे भी अकेले डिपेंड नहीं कर रही, प्रेशर और वॉल्यूम पे प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है ना। फिर इस पीवी को लिख दो एनआरटी। एक्चुअली हाँ, यहां मैं एक्चुअली आइडियल गैस इक्वेशन आपको बता रहा था। आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना वो 2 है, मतलब ये जो है ना ये शुरू में नहीं आई थी, क्योंकि ये जो स्मॉल एन है ना यार, ये तो मैन मेड है। हमने खुद कहा कि भाई इतने मॉलिक्यूल जो हैं उनको मोल कह दो, पर कोई जरूरी थोड़ी कि गैस में उतने ही मॉलिक्यूल हो, उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। तो एन ए तो एवोगैड्रो ने बनाया कि भाई इतने अपन मान लेते हैं कि ये एक मोल है, यही तो हुआ। जो एक्चुअल में डिराइव हुआ था ना आइडियल गैस इक्वेशन, वो ये हुआ था। दिस वॉज द एक्चुअल आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि हमेशा बहुत ज्यादा आते थे, तो लोगों ने उसकी जगह कहा कि यार इसको छोटे में कर दो, नंबर ऑफ मोल में कर दो। तो आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं पहला इक्वेशन यूज करूं तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर अपन 3/2 पीवी ही याद रख लें तो उससे ये भी याद रख सकते हैं। तो अब इसमें हमसे पूछते हैं कि बताइए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और प्रेशर बढ़े तो क्या काइनेटिक एनर्जी पर असर पड़ेगा? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे लेकिन प्रेशर बढ़े, नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो देखो इस फॉर्मूले से तो सेम रहेगा। लेकिन अगर कोई सोचे यार प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एक्चुअली टेम्परेचर बढ़ने पर यदि प्रेशर कांस्टेंट रहने पर यदि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने कहा सिर्फ पी पे नहीं, पी और वी के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, अगर डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज हुई। यहीं से केल्विन ने एब्सोल्यूट जीरो बना दिया था कि अगर टेम्परेचर जीरो हुआ तो वो क्या होता है, जीरो केल्विन क्या, जिस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पर आ जाए, है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा
काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। अच्छा, ये इससे ये कैसे आया ये पूछ रहे हो? देखो यार, मतलब इससे ये आया था, लेकिन चलो इससे देख लेते हैं। ये जो है ना, यहां n क्या है? नंबर ऑफ मोल। अब देखो, नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब देखो, ये R बाय एन ए क्या बन गया? KB। आया समझ में? बताइए। लेकिन पहले ये आया था, फिर बाद में ये आया। तो यहां तक क्लियर। अब उन्होंने ये कहा कि यार, हमने जैसे कंटेनर में जितने भी मॉलिक्यूल हैं, सबकी कुल एनर्जी निकाल ली, वो आई 3/2 nRT। तो अगर कोई आपसे कहे कि 2 मोल है गैस के, और उसका सबका गैस का टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो आप n को 2 रखेंगे, t को रखेंगे 300 और सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो कुछ आंसर आ जाएगा। अगर इसको 2 रखा जाए तो ये कट जाएगा, और यहां 300, तो 900 R इतने जूल आ जाएगी एनर्जी। ये सबकी मिला के आई, है ना? अब इसके बाद एक आदमी था, मैक्सवेल ही, उसने ये कहा कि अगर इस एनर्जी को, देखो हर मॉलिक्यूल की एनर्जी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हर एक की वेलोसिटी अलग है। एक की हाफ एम v1 स्क्वायर थी, दूसरे की हाफ एम v2 स्क्वायर थी, तो अलग अलग थी। लेकिन उसने कहा कि आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है वो तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल दिखता ही कहां है इसे, है ना? तो उसने कहा कि जो ये एनर्जी आई है ना, इसको अगर सारे मॉलिक्यूल में बराबर बराबर बांट दो, तो एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी तो आएगी। तो उसने कहा कि जो टोटल एनर्जी है ना, वी विल डिवाइड इट इक्वली इन ऑल द मॉलिक्यूल्स, so that one molecule can have some energy which we know। तो इसीलिए एक टर्म इसके बाद बनाया गया, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो कुल कितने मॉलिक्यूल हैं गैस में? जो कंटेनर हम लेते थे उसमें कुल कितने मॉलिक्यूल होते थे? n। ठीक है। कितनी एनर्जी हमने टोटल काउंट करी? ये है ना, मतलब अगर हमें के एवरेज निकालना है, तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आई है उसको हमें जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी मिल पाएगी। अब कितने हैं टोटल? 3/2 nRT। इसको डिवाइड कर दिया n से। अब देखिए, जो स्मॉल n होता है ये होता है n अपॉन एन ए, यही होता है ना, n अपॉन एन ए। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखिए 3/2, स्मॉल n को हमने लिख दिया n बाय एन ए, फिर आर टी डिवाइड बाय n, तो n से n कट गया। तो देखिए r बाय एन ए के भी होता है, तो के एवरेज, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये आ गया 3/2 के बी। और देखो, एक्चुअल तो नहीं पता हमें कितनी उसकी एनर्जी, तो हमने इसी एनर्जी को मान लिया कि भाई एक मॉलिक्यूल के पास ऑन एन एवरेज इतनी एनर्जी होती है। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम है, हीलियम के एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है वो 3/2 kBT है। इसका मतलब कि जो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। ना तो वो मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड कर रही, देखो
इसमें कहां आ रहा मास, है ना, किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब अगर एक जगह पर एक हो हीलियम का मॉलिक्यूल, और हीलियम के बाद एक होती है नियोन, नियोन का मास ज्यादा होता है हीलियम से, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर एक कंटेनर में हीलियम का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और नियोन का प्रेजेंट हो, आर्गन इसके बाद आती, किससे पहले, आर्गन है, आर्गन का मॉलिक्यूल हो, तो भले इनका मास अलग अलग है, लेकिन अगर इस कंटेनर का टेम्परेचर टी है, सबका टेम्परेचर टी है, तो सबके पास जो एनर्जी होगी ना वो बराबर होगी। तो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल द गैसेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एट सेम टेम्परेचर। नहीं, मास भी अलग है, स्पीड भी अलग है, यानी हम ये लिख सकते हैं, देखो, हाफ m1v1 इज इक्वल टू हाफ m2v2 इज इक्वल टू हाफ m3v3 इज इक्वल टू 3/2 kb t। सबका मास अलग हो सकता है, सबकी वेलोसिटी भी अलग हो सकती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम, यदि उनका टेम्परेचर सेम है। इसका मतलब ये भी है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल के पास ज्यादा एनर्जी आ जाती है। तो मैंने आपको कैलोरीमेट्री में बताया था ना कि टेम्परेचर बढ़ने का मतलब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो यही है, देखो, है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। के मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी सबकी मिला के, एन मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं, है ना। समझ में आया, बताइए। तो यहां पे इसका पहला हिस्सा खत्म हो गया। अब दूसरा जो हिस्सा है ना, उसमें दो चीजें हैं, एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक है मीन फ्री पाथ, दो चीजें, ठीक है अभी टाइम है, 34 हो गए हैं। चलो ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। देखो, अगर आप कहें तो मैं मीन फ्री पाथ की आपको डेरिवेशन कराऊं या सीधा ही बता दूं? सीधा ही बता दें, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ यूज तो होना नहीं है ना। हम्म? हाँ, मतलब जितना रिक्वायर्ड है वही बता रहा हूं। एक्चुअली मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब क्या है? एवरेज, है ना। फ्री मतलब, फ्री का मतलब जैसे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सब चल रहे होंगे, आपस में टकरा भी रहे होंगे। तो जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल है, ये इतना चला मान लो, सपोज x1, और फिर यहां टकरा गया। बाकी भी बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन हम उनके बारे में बात अभी नहीं कर रहे। जब यहां से टकराया तो हो सकता है उसकी वेलोसिटी इधर हो गई हो, इधर जाने लगा। मान लो x2 चला, फिर टकरा गया, यहां पे टकराने के बाद हो सकता है इधर जाने लगा हो। मान लो x3 चला, फिर टकरा गया, फिर x4 चला, फिर टकरा गया। ऐसे करते करते मान लीजिए वो n बार टकराया। तो पहले में x1 चला, पहले कोलिजन में, दूसरे कोलिजन में, दो कोलिजन के बीच में, फिर x2 चला, फिर x3 चला। तो अगर पूछा जाए कुल कितना चला फ्रीली, मतलब बिना टकराए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे चला, ये है फ्री पाथ, बिना टकराए चलना। और कितने कोलिजन हुए? n, हाँ मतलब n। तो अगर जितनी भी फ्री पाथ है उसको जितने कोलिजन हुए उससे डिवाइड कर दिया जाए, तो वो कहलाती है मीन फ्री पाथ। समझे? इसका सिंबल लिखते हैं लैम्डा। कई लोग सिग्मा भी लिख देते हैं, पर मुझे लगता है लैम्डा लिखना ठीक है। तो व्हाट इज लैम्डा एक्चुअली? लैम्डा इज एक्चुअली x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn होल डिवाइड बाय n।
n है, हाँ यहां पे n है नंबर ऑफ कोलिजन्स। समझे इतना, बताइए। लेकिन देखो आप मॉलिक्यूल को देख ही नहीं सकते, जब देख ही नहीं सकते तो आप ये भी नहीं पता कर सकते कि कितना चला कितना टकराया, है ना। तो इसलिए इनके फॉर्मूले वैसी डेरिवेशन से ही निकले हैं। तो जब डेरिवेशन किया गया ना, तो एक डेरिवेशन था, उसकी जरूरत हमें नहीं है। उसमें ना सबसे पहले तो बस मैं बेसिक बेसिक बता देता हूं। उसमें ना ये माना गया कि जो ये मॉलिक्यूल है ये एक स्फीयर है, और इस स्फीयर का जो डायमीटर है उसे ले लिया गया d। और ऐसे ही इस कंटेनर में ऐसे ही और भी मॉलिक्यूल हैं, सभी चल रहे होंगे, सभी एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, पर हम किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा है और टकरा रहा है, ठीक है। अब इस कंटेनर की वॉल्यूम v मान लेते हैं। और हम लोग कंटेनर में कुल कितने मॉलिक्यूल्स मानते थे, n मानते थे। तो n हम यहां लिख देते हैं, क्योंकि पहले वो n को वो लिख दिया ना, तो यहां लिख देते हैं n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर। v हो गई, हाँ। d क्या है, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। अच्छा, n है कुल कितने मॉलिक्यूल हैं, v है वॉल्यूम। तो अगर कैपिटल N अपॉन v लिख दिया जाए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको ना एक टर्म से, मतलब देखो इसके जो सिंबल है ना, वो सिंबल गैस के साथ बहुत मिलते हैं। इसको लोगों ने लिखा स्मॉल n, पर ये स्मॉल n कोई नंबर ऑफ मोल नहीं है, ये स्मॉल n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस मॉलिक्यूल की जो मीन फ्री पाथ होती है ना, कि दो कोलिजन के बीच में एवरेज ये कितना डिस्टेंस चल पाता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/√2 √2, और फिर होता है n। n समझे क्या है, पाई और d का स्क्वायर, 1/√2 n पाई d स्क्वायर। आप चाहें तो और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि स्मॉल n है तो ये कैपिटल N अपॉन v है। इसको अगर यहां कैपिटल N अपॉन v रख दे तो यह लैम्डा हो जाएगा, n यहां v ऊपर, v अपॉन। अब देखो इस पे पता क्या सवाल आता है, अगर कंटेनर की वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए तो फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ पर क्या असर पड़ेगा, डबल हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूल का नंबर भी डबल कर दिया जाए और वॉल्यूम भी डबल कर दी जाए तो कुछ नहीं होगा। अगर मॉलिक्यूल का डायमीटर आधा कर दिया जाए तो मीन फ्री पाथ पे क्या असर पड़ेगा। तो d का स्क्वायर है ना, तो d/2 करोगे तो 4 गुना हो जाएगा, समझ पा रहे हो। अब लेकिन एक और फॉर्मूला बना सकते हो, देखो ये फॉर्मूला सुना है आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, है ना। तो ये जो v/n है, इसको ये लिख सकते हो kBT/P। तो ये जो v/n है
इसको हम लिख देते हैं केबीटी बाई पी। तो लैम्डा बन गया केबीटी ऊपर आ गया बाय टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना प्रेशर के। यस, और बात तो सही है, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, और वॉल्यूम कम हो गई तो लैम्डा बढ़ जाए, वॉल्यूम कम हो गई तो लैम्डा कम हो गया। सही है ना, प्रेशर डबल करने पर लैम्डा आधा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत रेयर अपने को देखने को मिलता है, लेकिन इस पर सवाल आ जाते। ये सबसे ज्यादा तो ये वाला यूज करते हैं सब लोग, और इसको मैनिपुलेट करके अपन ये ले आए। तो मीन फ्री पाथ बस इतना ही है। अब बचा है टाइम, चलो ठीक है फिर, है ना। होती कैसे है, देखो असल में पता वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लो कि बाकी सब मॉलिक्यूल रुके हुए हैं, एक चल रहा है। अब जैसे वो चल रहा है तो उसके रास्ते में जितने भी आते जाएंगे उनसे वो टकराएगा। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जैसे बाकी जो मॉलिक्यूल हैं उनमें से कितने मॉलिक्यूल, अब जैसे ये चल रहा है तो ये एक सिलेंडर सा बना देते हैं, ठीक है। अब जितने भी मॉलिक्यूल इस रास्ते में है, यहां यहां, वो काउंट करते हैं। काउंट करना बहुत आसान है यार, जैसे देखो, अरे मैथ्स से काउंट कर रहे हैं यार एक्चुअल थोड़ी काउंट कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि देखो, जैसे वॉल्यूम अगर V है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, n बाय वी। अब जैसे कि ये देखो, ये मॉलिक्यूल चल रहा है ऐसे, है ना। तो t टाइम में उसने कितना डिस्टेंस चला, vt चला, है ना। ये इसका रेडियस अगर r है तो पाई r स्क्वायर vt, इतनी टोटल वॉल्यूम हो गई, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर कोई मॉलिक्यूल यहां हुआ, यहां पर, तो क्या वो मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, बताओ। ऊपर हुआ इसके, अगर कोई मॉलिक्यूल यहां हुआ तो वो इससे टकराएगा, टकराएगा। अगर कोई यहां हुआ तो टकराएगा। तो वो ये कहते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स का सेंटर इसके सेंटर से r डिस्टेंस या उससे ज्यादा दूर है, वो नहीं टकराएंगे। जितनों का सेंटर r से, मतलब इसके सेंटर से 2r से कम दूर है, वो टकरा जाएंगे। ये समझे क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये r, ये भी r। तो एक बड़ा सिलेंडर ऐसा बनाते हैं वो, जिसका रेडियस हो जाता है 2r, और वो कहते हैं कि इस 2r के अंदर जितनों का भी सेंटर आ गया, वो सारे मॉलिक्यूल इससे टकराएंगे। तो इसकी जो वॉल्यूम हो गई बड़े सिलेंडर की, पाई, अब रेडियस 2r है यानी d है vt, ये है डिस्टेंस और ये है एरिया। तो ये वॉल्यूम आ गई। अब v वॉल्यूम में कितने थे, n, यूनिट वॉल्यूम में कितने थे, n बाय वी। तो इतनी वॉल्यूम में कितने होंगे, n, d लिखना चाहिए, है ना, पाई d स्क्वायर वी टी अपॉन कैपिटल वी, ठीक है ना। तो इतने मॉलिक्यूल से वो टकराया, कितना चला, vt चला। तो vt डिस्टेंस चलने में इतने मॉलिक्यूल से टकराया, तो इतने कोलिजन हुए। अगर 5 मॉलिक्यूल है तो 5 कोलिजन हुए। तो इतने कोलिजन्स हुए और चला उतना vt। तो n पाई d स्क्वायर vt अपॉन कैपिटल वी, इतने कोलिजन्स में कितना चला, vt चला। तो एक कोलिजन में कितना चलता, कैपिटल वी ऊपर vt नीचे अपॉन n
पाई, देखो v अपॉन एन पाई डी स्क्वायर आ गया, ये एक मॉलिक्यूल के लिए। अब दूसरे जो मॉलिक्यूल हैं जिनको हमने चलता हुआ नहीं माना वो भी चल रहे होंगे, तीसरा भी चल रहा होगा, फिर उन सबका एवरेज निकालते, तो फिर एक √2 और नीचे आ जाता है। तो ये वही है ना v अपॉन एन पाई डी स्क्वायर, ये मानकर है कि एक चल रहा है। ठीक है, और किसका है यार जो टकरा रहे हैं? फायदा तो यार